बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ़ार और आज का हमारा मौजू है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा आईन पाकिस्तान हमें देता है। जी के सर, सबसे पहले हमें बताएं कि फ़ंडामेंटल राइट्स से क्या मुराद है। देखें, हमारे यहाँ जो राइट्स का जो कंसेप्ट है, हक, राइट से मुराद ये है कि मेरा हक क्या है, मेरे हकूक़ क्या हैं। हमेशा स्टेट में जब आप किसी भी पाकिस्तान शहर में स्टेट के शहरी होते हैं तो आपकी जहाँ लाइबिलिटीज़ होती हैं वहीं आपके राइट्स भी होते हैं। कुछ आपको रियासत हकूक़ दे रही होती है और कुछ आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद कर रही होती है। तो फंडामेंटल राइट किसको कहते हैं? हम अक्सर सुनते हैं, हम दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये होता है जनरल राइट की बात हो रही है, हक की बात हो रही है कि ये मेरा हक बनता है, ये मेरा हक है। और एक होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट और राइट में ये डिफरेंस है। आम राइट वो राइट होता है जो किसी भी कानून ने आपको दिया हो। राइट हमेशा वो होता है जो किसी कानून ने दिया हो। कहीं जो है ना, चाहे वो आपको कस्टमरी लॉ है, चाहे वो आपका जो लेजिस्लेटिव लॉ है, चाहे कोई और कानून है, जब कोई कानून आपको कोई हक देता है तो आप उसको बतौर राइट क्लेम कर सकते हैं। अब फिर आप पूछेंगे कि फिर फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट की वो अक़साम है, वो हकूक़ जो आपको लॉ ऑफ द लैंड देता है, जो आपको आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो हकूक़ जो मुल्क का आइन देता है, हम कहते हैं ये फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हकूक़ है। सिंपल राइट से ये मुराद है कि कोई भी लॉ, ठीक है, वो सिविल लॉ हो सकता है, वो क्रिमिनल लॉ हो सकता है, वो कोई बिजनेस लॉ हो सकता है। तो कोई भी लॉ जब कोई आपको हक देता है तो हम उसको राइट कहते हैं। और जब आपको आईन पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क का आइन उस मुल्क के शहरी को कोई हक दे रहा होता है तो हम कहते हैं ये इसका फंडामेंटल राइट है, ये इसका बुनियादी हकूक़ है। और फंडामेंटल राइट आप फिर जब कोई इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस में जाते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं और आप कहते हैं जहाँ मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है तो फिर मेरे पास और मुझे जो है कोई और गारंटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और जो है वो इसमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इतनी काफ़ी है कि जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी, किसी को नज़रबंद नहीं किया जा सकता, गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो वो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 10 जो है, जो इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से मना करता है, तो मैं कैसे क्लेम करूँगा? मैं कहूँगा जनाब ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि जिसकी बुनियाद पर मुझे आप छेड़ नहीं सकते या मुझे आप गैर कानूनी तौर पर हरासा नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं रख सकते, डिटेन नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल राइट है। जी तो सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ को तफसीलन बयान कीजिए। अच्छा, अब आईन पाकिस्तान में मैं सिर्फ़ अपने नाजरीन की उसके लिए नॉलेज के लिए मुख्तसरन, अब हकीकत तो ये है कि एक एक जो फंडामेंटल राइट है, अगर हम उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाएं तो एक राइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 1 घंटा चाहिए, उसमें उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को नॉलेज हो, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो तो उनको पता हो कि ये वाला जो राइट है मेरा, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए हम उनको सिर्फ नंबर्स बताएंगे और उनकी जो राइट्स हैं वो उनको बता देंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। ये चैप्टर 2 है और उस चैप्टर 2 में उसका जो सब चैप्टर 1 है फंडामेंटल राइट का, इसमें ये आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हमारे हैं फंडामेंटल राइट के। ये टोटल 20 आर्टिकल बन जाते हैं। ये 20 आर्टिकल से मुराद ये है कि 20 आपके पास फंडामेंटल राइट है। सबसे पहला जो है वो ये है कि कानून, जो भी इस मुल्क में कोई कानून बनाया जाएगा तो कोई भी कानून बनाते हुए एक बात को मद्देनज़र रखना होगा। ये आर्टिकल 8 कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप कानून नहीं बना सकते। ये मेरे और आपके पास एक फंडामेंटल राइट है कि जो हमें फंडामेंटल राइट हमारे आइन ने दिए हैं उसके बरअक्स जाके पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। ये आर्टिकल 8 हमें कहता है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आर्टिकल 9। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से ये मुराद है पर्सन की भी और प्रॉपर्टी की भी,
कि मेरा आइन मुझे ये फंडामेंटल राइट देता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो मेरी जान की, मेरी माल की हिफाजत करे, और ये जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है ये रियासत की है। और ये जो हम अक्सर बयान करते हैं कि अपने रिटायर्ड सदर ने भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल की हुई है, वो इस आर्टिकल 9 के तहत की हुई है। और वो ये अलेज करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो जिसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये हर किसी के फंडामेंटल राइट है, तो हर किसी को सिक्योरिटी देना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता। तीसरा है जो आर्टिकल 10 है, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आप किसी को इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते और आप किसी को आप डिटेन नहीं कर सकते। ये भी जो है वो फंडामेंटल राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल से मुराद ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ आपको कोई लगता है कि कोई बंदा, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो आपने उस मुजरिम को डायरेक्ट जाके गोली नहीं मार देनी, बल्कि आपने उसको फेयर ट्रायल का मौका देना है। आपने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करनी है, तफ्तीश होगी, आगे ट्रायल चलेगा, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको पूरा पूरा मौका दें, उसको सुने, और बग़ैर सुने आप उसको जो है वो रिजेक्ट ना करें, या बग़ैर सुने आप उसको सज़ा ना सुनाएं। तो फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10A है ये भी हमें जो है वो राइट देता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, और वो 3 आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक आर्टिकल 10 था तो फिर 10A है, आर्टिकल 19 है तो 19A है, आर्टिकल 25 है तो 25A है। तो ये टोटल जो है जो फंडामेंटल राइट बन गए हैं, अब ये 23 बन गए हैं, और ये मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और वो 18वीं अमेंडमेंट में ये आए थे। फिर स्लेवरी, फोर्स लेबर और जो बाकी इस तरह जो गैर कानूनी काम है, वो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये करें। आप कहेंगे कि मुझे मेरे आइन ने ये फंडामेंटल राइट दिया है कि कोई मुझे ग़ुलाम ना बनाए, कोई मुझसे ज़बरदस्ती कोई मजदूरी ना करवाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए मना है कि ये हर पाकिस्तानी के पास ये फंडामेंटल राइट है। अगर कोई उसके साथ करेगा तो उसका मतलब है वो उसकी जो फंडामेंटल राइट उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये है कि आज अगर कोई कानून बना है तो उसका इतलाक पीछे नहीं होगा, बल्कि जिस दिन बनाया गया उसके बाद होगा। तो वो ये कहता है हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई बना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पतंगबाजी अब जुर्म बन चुका है, अब उस पतंगबाजी जुर्म जिस दिन बना है, जब उसके ऊपर कानून आया, उससे कोई 10 साल पहले पतंगबाजी करता था, तो वो 10 साल पुरानी वीडियोज़ उठा के उसको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, बल्कि उस पतंगबाजी के ख़िलाफ़ जो कानून बना है वो उसके बाद उसका इतलाक होगा। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, जो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक तो ये है कि किसी को भी किसी एक वकूए में ना 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना 2 दफ़ा उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, ना 2 दफ़ा उसको सज़ा दी जा सकती है। एक वकूए में एक ही दफ़ा प्रोसिक्यूट होगा और एक ही दफ़ा सज़ा दी जाएगी। ये फंडामेंटल राइट है। और दूसरी इसके अंदर यह है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ये भी फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 है, और वो इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। जो आपकी जो अज़मत है, जो आप किसी भी इंसान की जो अज़मत है उसके ऊपर कोई जो है ना अब जो है वो कोई ना उसके ऊपर कोई हर्फ उठा सकता है, ना उसके ख़िलाफ़ कुछ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की डिग्निटी के ख़िलाफ़ जाके रियासत को काम नहीं कर सकती। जैसे आप किसी को जो है, जैसे इसके बारे में कहा गया था परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कि आप जो है उसको सज़ा दी थी कि वो आप उसकी लाश लटकाए रखें, अगर वो मर जाए तो उसकी लाश लटकाए रखें 3 दिन। तो ये फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप जो है ना उसकी डिग्निटी को, जो इंसानियत की तज़लील नहीं करेंगे। आगे बंदा कौन है उसको उस जुर्म की सज़ा मिलेगी, लेकिन तज़लील का जो है वो मना किया गया। ये भी फंडामेंटल राइट है। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। बतौर पाकिस्तानी हम पाकिस्तान में किसी भी जगह आ जा सकते हैं, हमें मूवमेंट की आज़ादी है। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली है। ये जो आप प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि एहतजाज करना मेरा बुनियादी हक है, तो ये आर्टिकल जो है वो 16 है जो फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप जमात बना सकते हैं, आप तंजीम बना सकते हैं, आप कोई सोसाइटी बना सकते हैं। ये आर्टिकल 17 जो है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है। फिर आर्टिकल 18 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन है कि आप कोई भी बिजनेस, आप तिजारत या आप कोई भी शोबा किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। ये भी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 18 ये राइट देता है।
फिर आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो नवाज शरीफ के हक़ में कुछ सहाफ़ियों ने दरख्वास्त दी थी कि आपने जो उसकी वो रोकी है जो आवाज़ है या उसकी जो तकरीर है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है। देखें, हर फंडामेंटल राइट में, मैं क्योंकि डिटेल में नहीं गया, हर फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है कि कुछ ना कुछ उसकी हदूद होंगी। ये नहीं है कि हर वो असम्बली जो है वो या वो हर वो गैदरिंग वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर उसमें कोई गैर कानूनी काम होगा तो वो अनलॉफुल असम्बली हो जाएगी और उसकी इजाज़त नहीं है। तो हर फंडामेंटल राइट में आगे उसकी कंडीशंस भी दी हुई हैं, उसकी लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 ये है कि हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हक है। जैसे कोई रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हो रही तो हम कहते हैं जनाब इसको आर्टिकल 19A के तहत हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको इस चीज़ का पता हो तो वो उसको जो है वो प्रोवाइड की जाए। फिर फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हर पाकिस्तानी का हक है कि वो प्रोफेस करे, वो अपने रिलीजन की तबलीग करे और वो जो है उसको जो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाए। फिर इसमें भी आगे जो है वो लिमिटेशंस हैं गैर मुस्लिम्स के लिए भी, और जो दूसरे हैं जो कादियानी हैं उनके लिए तो बिल्कुल मना है, उनको तो इजाज़त नहीं है, तो वो अलेज वो क्लेम नहीं कर सकते। ये आगे लिमिटेशंस आ गई। फिर उसके बाद जो 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब ज़कात है, अगर हुकूमत ने ज़कात लेनी है तो वो ईसाइयों से नहीं लेगी, वो हिंदुओं से नहीं लेगी। तो इसी तरीके से जो उनके मजहबी टैक्सेस हैं वो मुसलमानों से नहीं लिए जाएंगे। तो ये भी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। हर बंदे का यह हक है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है और ये उसका फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी ख़रीदना। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप कराची में भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, आप पेशावर में भी ख़रीद सकते हैं। फिर इसी तरह आर्टिकल जो है वो 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। जो उसके हकूक़ हैं, मालकाना हकूक़ हैं कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसका बतौर मालिक वो अपने आप को दर्ज करवा सकता है, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 24 के तहत। फिर आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। तमाम शहरी बराबर हैं और तमाम शहरियों को बराबर की नज़र से रियासत देखेगी, ये भी फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। फिर आर्टिकल 25A है राइट टू एजुकेशन। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको एजुकेशन मिले। कोई किसी को ये मना नहीं कर सकता कि ये किसी छोटी कास्ट वाले का बेटा है, ये किसी मजदूर का बेटा है और वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता। अगर वो मेरिट पर है तो वो पढ़े। हर शहरी का हक है कि वो एजुकेशन हासिल कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। फिर 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये पार्क है इसमें इस लेवल के लोग तो आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, या बादशाही मस्जिद है इसमें ये आ सकते हैं। जो पब्लिक प्लेसेस हैं हर बंदे की एक्सेस है और वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जा सकते हैं, इसके ऊपर हमें को मना नहीं कर सकता। फिर सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो तबकाती एक तकसीम है उससे हमें निकालता है। डिस्क्रिमिनेशन को जो है ना वो हमारी रियासत कि मैं कहूँ कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हमारे आइन ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर है आखिरी आर्टिकल जो 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये भी हमारा जो है वो एक फंडामेंटल राइट है कि आपकी जो ज़ुबान है, आपका जो आपकी सकाफ़त है, उसको जो है वो सिक्योर किया जाए, ये फंडामेंटल राइट है और किसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि कोई इसको इन्फ्रिंज करे। ये 28 ये टोटल 23 आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट हैं। अगर इनमें से कोई आपका इन्फ्रिंज हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका बुनियादी हक है और आप इसके तहत अदालत जा सकते हैं। तो ये इसमें डिटेल्स हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। हम कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।